हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अकाउंटेंसी का हमने पहला टॉपिक जो था इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग वो हमने रिवीजन कर दिया उसका, और साथ में ही उसके हमने एमसीक्यूज कर लिए। उसके 20 एमसीक्यूज हम कल के लेक्चर में कर पाए थे, फिर अनफॉर्चुनेटली कनेक्शन जो है वो डिस्कनेक्ट हुआ है। और फिर वो जो एमसीक्यूज थे, टोटल 30 बनाए थे मैंने, वो पूरे हमारी वेबसाइट पे आपको मिलेंगे। आप एमसीक्यूज वाले टैब में जाना, हमारी जो वेबसाइट है estclasses.com, तो वहां पे आपको पूरे 30 के 30 क्वेश्चन मिलेंगे। नॉट ओनली कि हमने करेक्ट आंसर भी बोला है, बाकी ऑप्शंस क्यों गलत है, सारी एक्सप्लेनेशन वहां पे दी है। तो उससे आपको उन एमसीक्यूज को करने से आपको होलिस्टिकली रिवीजन हो जाएगा चैप्टर नंबर 1 का। आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है बेसिक अकाउंटिंग टर्म। चलो स्टार्ट कर लेते हैं टाइम जाया करने के बगैर। अगर आपको याद होगा, पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो अकाउंटेंसी है या जो अकाउंटिंग बेसिकली है जिसको हमने सीखना है, ये अकाउंटिंग क्या है। दिस अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ अ बिजनेस। बिजनेस की एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज के बारे में क्या हम पढ़ते हैं कि लैंग्वेज वो चीज है जिससे आप कम्युनिकेट करते हो। अगर मुझे ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको समझाना है, तो हमारे बीच में एक कम्युनिकेशन का मीडियम होना चाहिए कि मेरे पास जो नॉलेज है वो मैं आपको ट्रांसफर कर लूँ। तो उसके लिए हमने किस लैंग्वेज को चूज किया है? हिंदी उर्दू को चूज किया हुआ है। मैं हिंदी उर्दू में बोल रहा हूँ, आपको समझ आ रहा है। तो लैंग्वेज से जो बताना मकसूद होता है वो समझ आता है। अगर वो कर्सर पढ़कर काट तो ये काट कर्सर नहीं समझ। तो अभी मैंने कश्मीरी में बात की, तो ये लैंग्वेज जिसको आती है कश्मीरी उसी को समझ आएगी। सिमिलरली जब हम अकाउंटिंग को बोलते हैं एक लैंग्वेज है, तो जिसको ये लैंग्वेज आती है वही इसमें इस लैंग्वेज के थ्रू कम्युनिकेट कर सकता है। तो अगर आपको किसी कंपनी की बैलेंस शीट पढ़नी है तो अंडरस्टैंड और फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यू नीड टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज बिहाइंड इट। तो अगर आपको वो लैंग्वेज आ जाएगी तो आप उसके फाइनेंशियल्स को रीड कर पाओगे। तो हमारा काम अभी अकाउंटिंग सीखना है, तो इसके लिए अकाउंटिंग के जो लैंग्वेज है उसको समझना पड़ेगा। अब मुझे पता लैंग्वेज हम कैसे सीखते हैं। लैंग्वेज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है? हम बोलते हैं उसकी वोकैबुलरी आपको अगर जितनी अच्छी होगी उतनी आपको उस लैंग्वेज पे कमांड होगी। हम जब पैदा होते हैं मदर टंग में कैसे आती है? तो पहले हम मम्मा पापा दीदा ये सब कुछ वर्ड सीखते हैं। ये वोकैबुलरी जितनी हमें स्ट्रांग होती है हमें उस लैंग्वेज पे कमांड आती है। इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में भी हम ये चीज देखते आते हैं, उर्दू हिंदी जो भी है मदर टंग को छोड़ के, या इनफैक्ट मदर टंग भी, वो जितनी हमारी वोकैबुलरी स्ट्रांग होती है उतनी हमें वो लैंग्वेज आती है। तो अकाउंटिंग की लैंग्वेज समझने के लिए अकाउंटिंग की जो वोकैबुलरी है उसे आना चाहिए। और वो वोकैबुलरी क्या है, इसमें जो टर्म्स यूज होते हैं उनका मीनिंग हमें आना चाहिए। अगर हमें उन सब टर्म्स का मीनिंग समझ आएगा तो इट मीन्स हमें इस लैंग्वेज पे ग्रिप अच्छी आएगी। किसी भी लैंग्वेज को समझने के लिए दो चीजें होती है, एक उसकी वोकैबुलरी होती है और दूसरा उसका ग्रामर होता है। ग्रामर हम बाद में सीखेंगे, पहले वर्ड्स को सीखेंगे ना। पहले जब हम पढ़ते थे इंग्लिश लैंग्वेज को, पहले वर्ड्स सिखाते, दिस इज ए बॉय, फिर हमें पता था कि दिस पहले आएगा, बॉय लास्ट में आएगा। और वो ग्रामर बाद में समझेंगे, पहले वोकैबुलरी को समझा, दिस का मतलब क्या होता है, बॉय का मतलब क्या होता है, इन वर्ड्स को हम समझने की कोशिश करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं टाइम जाया करने के बगैर। याद करो वो एग्जाम्पल जो मैंने आपको दी थी, उस एग्जाम्पल के थ्रू हम इस पूरे वोकैबुलरी को समझने की कोशिश करेंगे। मैंने आपको क्या बताया था कि लाल चौक में मोहम्मद लतीफ, सीए मोहम्मद लतीफ ने एक शॉप खोली रेडीमेड गारमेंट्स की। वेरी मच बैड इन द प्रेजेंटेशन। ये मैंने खोली एक शॉप, आरजे गारमेंट्स। अभी मैं मान रहा हूं मैं उतना अमीर नहीं हूं, मैंने ये रेंट पे ले लिया, ये दुकान मैंने लाल चौक में रेंट पे ले ली। यहां पे मैं हूं सीए लतीफ, और ये मेरी शॉप है आरजे गारमेंट्स। अब हमें क्या सीखने है? हमें अकाउंटेंसी सीखनी है, हमें अकाउंटिंग सीखनी है। सबसे पहला चीज जो आपको याद रखना है, सबसे पहला चीज नोट करके रखना, ये जो शॉप है, ये जो बिजनेस है, ये कुछ भी हो सकता है। जिसकी हम अकाउंटिंग करेंगे, जिसकी हम अकाउंटिंग करेंगे, वो बिजनेस है, वो कंपनी है, वो इंस्टीट्यूशन है जिसकी हमें अकाउंटिंग करनी है। उस
इंस्टीट्यूशन को, उस बिजनेस को, उसको बोलते हैं एंटिटी। क्या बोलते हैं? मेरे साथ आप सब लोग कमेंट्स में लिखोगे, क्या बोलते हैं? एंटिटी। तो अगर मैं आपको बताऊं तो एंटिटी का मतलब क्या है? द इंस्टीट्यूशन, द बिजनेस जिसकी हम अकाउंटिंग करते हैं उसको हम एंटिटी बोलते हैं। तो सर आपका मतलब क्या हुआ कि ये बिजनेस अलग है, ये सीए लतीफ अलग है जहां तक अकाउंटिंग की बात है? द आंसर इज यस। बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन अलग है। लतीफ जो है, जो बिजनेसमैन है, वो अलग है, बिजनेस अलग है। ये बिजनेसमैन हुआ और ये बिजनेस हुआ। अभी आप बिजनेस का समझो, बाकी ये कोई भी एंटिटी हो सकते हैं, ठीक है ना? तो हम जिस बिजनेस की अकाउंटिंग एंट्री करेंगे, एक तो ये चीज अकाउंटिंग हमें बिजनेस की करनी है। एक आप सोचना, आप अगर नया बंदा है, लेमैन है, उसको कुछ पता नहीं, वो बोलेगा यार मुझे लतीफ सर का हिसाब रखना है। आपको लतीफ सर का हिसाब नहीं रखना है, आपको लतीफ सर के बिजनेस का हिसाब रखना है। जो लतीफ सर की शॉप है, शॉप की अकाउंटिंग करनी है, लतीफ सर की अकाउंटिंग नहीं करनी है। तो अकाउंटिंग का पहला रूल है, ये रूल भी है। और वोकैबुलरी में क्योंकि मुझे आपको एंटिटी समझाना है, ओनर समझाना है, तो रूल भी पहला बताता हूं साथ में ही, कि बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन अलग है। जब इसको हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स में, उसमें आता है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। वो बोलता है बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर टू सेपरेट पर्सन्स। हम जो अकाउंटिंग करेंगे वो बिजनेस की करेंगे, बिजनेसमैन की नहीं करेंगे। हमें बिजनेस का हिसाब रखना है कि बिजनेस से कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, बिजनेस में कितना लॉस हो रहा है, बिजनेस के कितने एसेट्स है, बिजनेस की लायबिलिटी कितनी है। तो वो बिजनेस जो है उसको एंटिटी कहते हैं। आई होप ये चीज आपको क्लियर है। दूसरा चीज आएगा, सीए लतीफ को क्या बोलेंगे इस अकाउंटिंग टर्म में? सर इसको बोलेंगे ओनर। क्या बोलेंगे? सर इसको हम बोलेंगे ओनर। क्या बोलेंगे? ओनर। और अगर ये बिजनेस जो है, आपको पता है बिजनेस आप किस तरीके से कर सकते हो। एक होता है सोल प्रोपराइटर, कि मैंने दुकान खोली, मैं ही उसका अकेला मालिक हूं, उसको बोलते हैं सोल प्रोपराइटर। तो यहां पे क्या हो गया, मेरा नाम ओनर भी हो जाएगा, मेरा नाम प्रोपराइटर भी हो जाएगा, सोल प्रोपराइटर। अगर ये बिजनेस हम दो लोग कर रहे हैं मिलके, उसको हम क्या बोलते हैं अपने टर्म्स में? सर पार्टनरशिप बोलते हैं, शराकतदारी बोलते हैं। उसमें अगेन ये बिजनेस अलग है, वो पार्टनर्स अलग है। यहाँ लतीफ के साथ कोई और बंदा हो सकता है, तो ये कहलाए जाएंगे पार्टनर्स और वो रहेगा बिजनेस। अगर हमने इसको इन द फॉर्म ऑफ कंपनी खोल दिया, इन द फॉर्म ऑफ कंपनी, तो ये रहेगा कंपनी, तब भी ये बिजनेस रहेगा। और ये रहेंगे इसके शेयर होल्डर्स। अभी हम शेयर होल्डर्स पार्टनरशिप को भूल जाते हैं, अभी हम सोल प्रोप्राइटर के। अकेला लतीफ सर ने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, रेडीमेड गारमेंट की शॉप है, तो आपको अकाउंटिंग करनी है रेडीमेड गारमेंट के उस बिजनेस की अकाउंटिंग करनी है, कि वो बिजनेस में क्या चीज चल रहा है। उसके लिए उस बिजनेस को हम बोलेंगे एंटिटी, लतीफ सर को बोलेंगे ओनर। वेरी गुड, यहां तक सब ठीक है, सब समझ आ रहा है? चलो अब आगे चलते हैं। अब क्या होगा यार, बिजनेस तो स्टार्ट करना है, सबसे पहला चीज क्या रहेगा? सबसे पहला चीज, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लतीफ सर को कुछ पैसों की जरूरत पड़ सकती है। पैसे के बगैर तो करेगा नहीं बिजनेस, क्योंकि जब ये रेडीमेड गारमेंट्स का है तो इसे तो रेडीमेड गारमेंट्स लाने हैं। उसके लिए क्या लगेगा? पैसा। क्या लगेगा? पैसा। तो अब लतीफ सर ने इस बिजनेस को पैसा देना है, क्योंकि हम अकाउंटिंग एंट्री करेंगे बिजनेस की। बाजार वहां पे कोई बंदा नहीं है, बट वो बिजनेस है, आप उसको विजुअलाइज करने की कोशिश करो। उस बिजनेस में लतीफ सर अब पैसा इन्वेस्ट करेंगे अपना। तो बिजनेस में पैसा आएगा, मनी विल फ्लो टू द बिजनेस, मनी विल फ्लो टू द बिजनेस। ठीक है, यहां पे देखेंगे। तो अब क्या होगा, अब लतीफ इस बिजनेस को क्या देगा? पैसा देगा। क्योंकि बिजनेस में बहुत सारी चीजें लेनी है।
वो पैसा जो सीए लतीफ इस बिजनेस में लगाएगा, जो पैसा उसने बिजनेस को दिया, उसको बोलते हैं कैपिटल। क्या बोलते हैं? कैपिटल। हम बोलेंगे ये लतीफ सर की कैपिटल है, ये लतीफ सर की कैपिटल है। वो बिजनेस में वो पैसा आएगा, बेसिकली वो तो कैश आएगा, या बिजनेस का बैंक अकाउंट खोला जाएगा तो बैंक में आएगा। बट अगेन हमने जब बोला बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन अलग है, बिजनेस के पास कैश आया, बिजनेस के पास कैश आया, सपोज लतीफ सर ने कैश दे दिया, तो हम तो बोलेंगे कि भाई कैश आया बिजनेस के पास। ये किसने दिया? ये दिया लतीफ सर ने। तो लतीफ सर का मैं हिसाब नहीं रखता हूं, मैं तो बिजनेस का हिसाब रखता हूं। तो बिजनेस के एंगल से देखूंगा किसी पर्सन ने इसको पैसा दिया, और वो पर्सन क्योंकि ओनर है, ओनर का लगाया हुआ पैसा बिजनेस में कहलाता है कैपिटल। क्या कहलाता है? कैपिटल। दूसरा कंसेप्ट मैं साथ में ही ले रहा हूं, बिकॉज वो भी बहुत जरूरी है। जब हम अकाउंटिंग करेंगे तो अकाउंटिंग फॉलोज ए कॉन्सेप्ट ऑफ डबल एंट्री। क्या बोलते हैं? डबल एंट्री सिस्टम। कि जो कोई भी ट्रांजैक्शन होगी उसमें दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हो जाएंगे, उसमें दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो यहां पे एक और वर्ड आया, ट्रांजैक्शन। क्योंकि हमने कल पढ़ा था ट्रांजैक्शन और इवेंट्स की अकाउंटिंग एंट्री हो जाएगी। ट्रांजैक्शन के लिए आपको बहुत सिंपल याद रखो कि अब ये बिजनेस के साथ कुछ भी जो है फाइनेंशियल नेचर का हो जाएगा, उसमें दो अकाउंट्स तो इन्वॉल्व हो गए ही होंगे। हम बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहे हैं, यहां पे अभी देखा, सबसे पहला स्टेप जो आ गया, हमने बिजनेस समझा, बिजनेस का मतलब क्या है, हमने ओनर का मतलब समझा। अब पहला स्टेप क्या था? लतीफ सर ने इस बिजनेस में 5 लाख रुपया लगा दिए। तो बजाय क्या है, 5 लाख रुपया बिजनेस के पास आ गया। अब बोलेंगे लतीफ सर के पास ही तो पैसा, हमने बोला नहीं, अकाउंटिंग अब बिजनेस की हो रही है, लतीफ सर की नहीं हो रही है। तो बिजनेस के पास 5 लाख आया, तो हम बोलेंगे बिजनेस के पास कैश आया 5 लाख रुपया। अब अगर सिंगल एंट्री होता तो बोलते ठीक है कैश आया 5 लाख रुपया। डबल एंट्री क्या बोलता? नहीं, अगर कैश आया तो ये कहीं से आया होगा ना, तो दो अकाउंट इन्वॉल्व होंगे। वो दूसरा अकाउंट क्या है, किसने दिया? लतीफ ने दिया। लतीफ इज सेपरेट फ्रॉम बिजनेस, द आंसर इज यस। हम आरजे गारमेंट्स की बुक्स बनाते हैं, जो हिसाब रखते हैं ना उसको बोलते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स। वो हम आरजे गारमेंट्स का कर रहे हैं, और ये किसने दिया पैसा? लतीफ ने। हम लतीफ का दिया हुआ पैसा जो है, मालिक का दिया हुआ पैसा, हम बिजनेस के लिए जो दिया उसको हम बोलते हैं कैपिटल। हम बोलते हैं कैश आया 5 लाख और हमारी कैपिटल जो है वो बढ़ गई 5 लाख। ठीक है, ये एक चीज हो गया। तो दो चीज हमने समझे अभी, जो कैश वैश आया वो तो कैश, आप बस हर किसी को समझ, जो मालिक का दिया हुआ पैसा है पैसा, उसको कैपिटल बोलते हैं। यहां तक कोई डाउट नहीं है। उसके बाद क्या हो सकता है? अब मैं रेडीमेड गारमेंट्स में डील करता हूं, मैं जाऊंगा सामान लेने, क्या लाऊंगा मैं? रेडीमेड गारमेंट्स। तो जिन चीजों में मैं डील करूंगा, जिनको मैं, जिनमें मैं ट्रेड करूंगा, या जिनमें कोई, जिनकी मैं मैन्युफैक्चरिंग करूंगा, जिनमें मैं डील करूंगा, उनको हम बोलते हैं गुड्स। क्या बोलते हैं? गुड्स। तो ये आपको याद रखना है। गुड्स क्या होता है? गुड्स हम बोलते हैं यहाँ पे, गुड्स इंग्लिश में क्या बोलते हैं? चीजें का मतलब होता है। बट यहां जब हम गुड्स बोलेंगे, तो गुड्स का मतलब है वो चीजें जिसमें वो बिजनेस डील करता है। तो जब मैं रेडीमेड गारमेंट्स खरीदूंगा, क्योंकि उन्हीं को फिर मुझे बेचना है आगे, तो वो गुड्स कहलाते हैं। तो अब इसमें क्या आता है, क्वेश्चंस कैसे आते हैं? अगर स्टेशनरी वाले ने स्टेशनरी खरीदी तो उसके लिए स्टेशनरी गुड्स है, और मैंने अगर स्टेशनरी खरीदी, मेरे लिए वो गुड्स नहीं है, मैं रेडीमेड गारमेंट डील करता हूँ। सिमिलरली मैंने अगर फर्नीचर खरीदा बिजनेस के लिए, शेल्फ वेल्फ टेबल वेबल ये सब कुछ चेयर वेयर खरीदा, मेरे लिए वो फर्नीचर है। और अगर फर्नीचर वाले ने फर्नीचर खरीदा, क्योंकि उसको बेचने के लिए वो खरीद रहा है ना, तो जो चीज आप बेचने के लिए खरीद रहे हो, जिनमें आप डील करते हो, वो आपके गुड्स कहलाते हैं। अदर देन दैट आपने कुछ खरीदे, वो आपके दूसरे एसेट हो सकते हैं, वो आपके गुड्स नहीं हो सकते। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा। तो अब मैंने क्या किया, मैंने 7 लाख का सामान लिया। बोलोगे सर आपके पास तो 4-5 लाख ही थे। मैंने बोला 5 लाख थे, बट मैंने ये बिजनेस में से उठा के बिजनेस को दिए पहले 5 लाख रुपया। अब बिजनेस का देखा जाएगा, बिजनेस इस 5 लाख को क्या कर रहा है? बिजनेस गया माल लेने, अब माल लेने बिजनेस जाएगा, सीए लतीफ नहीं जाएगा। इसको थोड़ा आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा। अब उठाया माल 5-7 लाख का। सर कैसे उठाया? पैसे तो 5 लाख के थे। मैं बोला मैंने सारे पैसे थोड़ी दिए, मैंने उसे दिए 3 लाख रुपए। क्या दिया? उसको दिया 3 लाख रुपया कैश।
और पूरा 4 लाख जो है वो उधार है, वो लिया क्रेडिट पे। उसको क्या बोलते हैं हम? क्रेडिट पे लेना। तो आपको समझ आया कैश और क्रेडिट। कैश मतलब नकद, क्रेडिट माइनस उधार। चना सा लिखे दुकान से, बट यहाँ उधार लेना मना है। क्रेडिट पे लिया मैंने 4 लाख रुपया, ठीक है। अब अगर आप बिजनेस का देखोगे, बिजनेस में क्या था, पहले लतीफ सर ने 5 लाख लाया था। 5 लाख से मुझे 3 लाख हमने दुकानदार को दे दिया, बचा हमारे पास कैश 2 लाख। बिजनेस के पास बचा कैश 2 लाख, और गुड्स, आप गुड्स ही लिख लो अभी, कोई दिक्कत नहीं। गुड्स बच 7 लाख के हैं, टोटल हो गया 9 लाख। ये जितनी भी चीजें अब बिजनेस की है, ये 2 लाख का कैश अब बिजनेस का है, ये लतीफ का नहीं रहा। अब लतीफ ने बिजनेस को दिया, अब ये बिजनेस के पास 2 लाख का कैश है, बिजनेस के पास 7 लाख की चीजें हैं, तो बिजनेस के पास 9 लाख की टोटल चीजें हैं। सो दीज आर द रिसोर्सेज नाउ विच आर बीन ओन्ड बाय द बिजनेस, और इनको हम बोलते हैं एसेट्स। क्या बोलते हैं? एसेट्स। ये आपको समझना है। एसेट्स क्या होते हैं? अगर हम किसी इंसान को बोलेंगे आपके एसेट्स क्या है, कि वो कौन सी चीजें जो आप ओन करते हो, द रिसोर्स विच आर ओन्ड बाय यू। एंड व्हेन वी से एसेट्स इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, so assets are all the things which are being owned by the business. As of now, there are only two things which are being owned by the business. One is the cash and other is the goods, 7 लाख है। और पैरेलली हम बोलेंगे अगर बिजनेस में ये 9 लाख के एसेट है, ये कहीं से आए तो होंगे ना, ये कहीं से आए तो होंगे ना। हाँ आए हैं ना, कैसे आए? लतीफ सर की कैपिटल, जिसको हम कैपिटल बोलते हैं, वो 5 लाख है। 4 लाख उधार में लिया है, जिससे उधार लिया है, जिससे उधार लिया है उसको बोलते हैं क्रेडिटर। क्या बोलते हैं? क्रेडिटर। तो आपके क्रेडिटर 4 लाख है। तो यहां से आपको एक चीज समझ आया। क्या समझ आया? सर बिजनेस में जो फंड्स लगे हैं, एप्लीकेशन ऑफ द मनी, जो एसेट्स लगे, इसके पीछे जो पैसा आया होगा, या तो मालिक का पैसा आया होगा, या कर्जा होगा, बिजनेस पे उधार लिया होगा, बैंक से लोन लिया होगा, लोगों से उधार में माल लिया होगा, तो उसी से ये सारे एसेट्स बनेंगे। तो फॉर्मूला क्या बना? ये जो एसेट्स बने इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। ये जो बाकियों का उधार होता है, बेसिकली कैपिटल भी लाइबिलिटी होती है बिजनेस के लिए, बट इसको बोलते हैं ये इंटरनल लाइबिलिटी है। माल बिजनेस के लिए तो सब लाइबिलिटी है ना। बिजनेस के पास 9 लाख का माल है, अरे बिजनेस का अपना थोड़ी थोड़ी कुछ है, वो तो अकाउंटिंग के लिए हम उसको अलग हिसाब रखते हैं, बट उसके पास 9 लाख कहां से आया? 5 लाख सीए लतीफ ने दे दिया, दैट इज इंटरनल लाइबिलिटी, उसको हम कैपिटल बोलते हैं। 4 लाख लोगों का पड़ा हुआ पैसा इसमें, दैट इज एक्सटर्नल लाइबिलिटी, तो उसको हम लाइबिलिटी बोलते हैं, मालिक के पैसों को कैपिटल बोलते हैं। तो इससे आपको एक और दूसरा कॉन्सेप्ट समझे, अकाउंटिंग इक्वेशन कॉन्सेप्ट या डबल एंट्री सिस्टम, और उसके हिसाब से निकला एसेट इज कॉल्ड कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। ये एक अकाउंटिंग इक्वेशन का एक टॉपिक है, तब इसको डिटेल में करेंगे। मुझे यहाँ पे आपको कुछ चीजें बतानी थी। एसेट, आई होप नाउ एसेट आपको क्लियर हो गया, कैपिटल क्लियर हो गया, लाइबिलिटी क्लियर हो गया, क्रेडिटर क्लियर हो गया। सिमिलरली अब जिन गुड्स में हम डील करते हैं, इन गुड्स में जब हम डील करते हैं तो होता क्या है, आपने गुड्स को जब खरीदते हो, उसके लिए आप एक अकाउंट बनाते हो। गुड्स को जब खरीदते हो, गुड्स तो गुड्स ही रहता है, बट जब खरीदते हो गुड्स, तो उसके लिए जो अकाउंट यूज होता है उसको बोलते हैं परचेज अकाउंट। क्या बोलते हैं? परचेज अकाउंट। सिमिलरली जब गुड्स को बेचते हो आप, तब उसको बोलते हैं सेल्स अकाउंट। ठीक है ना? ये वोकैबुलरी समझना है, वोकैबुलरी समझ लो या ऐसे समझ लो, वी विल यूज दिस टर्म व्हेनेवर वी सेल द गुड्स, वी विल से सेल्स अकाउंट। हम अकाउंट जो यूज करेंगे, सेल्स अकाउंट यूज करेंगे। और जब हम परचेज करेंगे गुड्स को, तो हम जो अकाउंट यूज करेंगे परचेज। बेसिकली हमें हर ट्रांजेक्शन में वो जो दो अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं, उनका एक अकाउंट खोलना पड़ता है, अपनी बुक्स में एक अकाउंट खोलना पड़ता है, लेजर में। तो फिर रिकॉर्डिंग जब करते हैं तो उन्हीं अकाउंट्स के बारे में लिखना होता है। तो हर ट्रांजेक्शन में वो जो दो या दो से ज्यादा अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं, उनका बेसिकली एक खाता खुलता है बिजनेस बुक्स में। ठीक है ना? उसको अकाउंट बोलते हैं। हर ट्रांजेक्शन में जो अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे, उनका बाजाबता एक अकाउंट खुलता है, एक खाता खुलता है। आपने अगर देखा होगा, अपने नेबर में जो अंकल होते हैं, वो जो हिसाब रखते हैं, वो खाता बुक बोलते हैं। एक ऐप भी एक खाता बुक। तो वो क्या करते हैं, जिनसे भी डीलिंग होती है उनका एक खाता बनाती है, उनका एक लेजर बनाती है। यहाँ पे हम सिर्फ लोगों का ही खाता नहीं बनाते, यहाँ पे बाकी सब चीजों का, परचेज का, सेल का, सैलरी का, रेंट का, टेलीफोन एक्सपेंस का, सबका एक खाता खुलता है, उसमें उसका हिसाब रखा जाता है। तो कुछ चीजें मैंने आपको बता दी। अब आगे चलते हैं। अब बिजनेस हो सकता है कुछ खर्चा करेगी, एक तो ये गुड्स परचेज की है, बेसिकली इससे कोई एक्सपेंडिचर तो बोल सकते हैं, बट इट इज समथिंग, खर्चा तो कर दिया बट एसेट तो वापस आ गया, तो कोई पोजीशन चेंज नहीं होगी उस एंगल से। अब मैंने, क्या हुआ,
मैंने ये गुड्स बेचे तो मेरे को सेल हो जाएगा, और जब मैं परचेज करूंगा तो परचेज होगा। उसके बाद सपोज मैंने इस दुकान का रेंट पे कर दिया। अब रेंट तो देना पड़ेगा ना मंथ एंड पे। स्टाफ की सैलरी पे कर दी, और बाकी कुछ खर्चे हो गए। इन सबको हम बोलते हैं एक्सपेंसेस। क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं हम एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? खर्चा। सिंपल याद रखो। तो जो बिजनेस का खर्चा होता है उसको बोलेंगे हम एक्सपेंस। इसी का एक ब्रॉड टर्म आता है, उसको मैं अलग में डिटेल में पढ़ाऊंगा, उसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर। एनी मनी स्पेंट बाय द बिजनेस इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। अभी एक्सपेंडिचर दो तरह का हो सकता है। इसको हम बोलते हैं या तो कैपिटल हो सकता है, या तो वो रेवेन्यू हो सकता है। सिंपल, आगे डिटेल में करेंगे इसको भी। कैपिटल का याद रखो, अगर कोई ऐसा खर्चा किया जिसका बेनिफिट आपको एक पीरियड से ज्यादा मिलेगा, या आप इसको 1 ईयर से ज्यादा मिलेगा, उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। और अगर किसी का फायदा 1 ईयर से लेस में मिलेगा तो उसको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे मैं बात बताऊंगा, मंथ के एंड पे एम्प्लॉय ने सैलरी, एम्प्लॉय को सैलरी देनी है, तो उसने एक मंथ का काम किया, तो भाई एक मंथ का ही फायदा हो गया उससे, जो उसने सर्विस दे दी। दिस इज लेस देन 1 ईयर। या रेंट मैंने पे कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर दिया, ये सब लेस देन 1 ईयर के खर्चे, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। इन्हीं को हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम एक्सपेंसेस बोलते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है? मैंने फर्नीचर लिया, अब फर्नीचर मैंने लाया, सोफा लाया, टेबल लाया, एक ही साल थोड़ी चलेगा, एक साल से ज्यादा चलेगा। गाड़ी लाई बिजनेस के लिए, तो वो होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है उसको हम बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं एज एसेट, उसको हम पीएनएल में खर्चा नहीं डालते हैं। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर आर, क्योंकि उसका बेनिफिट एक साथ से ज्यादा मिलता है, उसको हम बुक्स में एज एसेट दिखाते हैं। फिक्स्ड एसेट जिसको हम बोलते हैं, या नॉन करंट एसेट बोलते हैं, क्योंकि उनका फायदा मुझे एक साल से ज्यादा मिलेगा। ठीक है। तो आगे आएगा फिर कि उसका खर्चा कैसे जाएगा पीएनएल में, वो मैं आगे कवर कराऊंगा। ये हो गया। अब आता है साल का जब खत्म होगा, तो मैं क्या देखूंगा? मैंने सेल की थी 10 लाख की सपोज पूरे साल में, मैंने परचेज किए थे सपोज 7 लाख के, और अभी मेरे पास 2 लाख का माल बचा हुआ। सपोज मेरे पास अभी 4 लाख का माल बचा हुआ है, या 5 लाख का माल बचा हुआ है, किसी भी तरीके से समझ लो। सपोज 7 लाख का माल है, उसमें से मेरे पास 2 लाख का बचा हुआ है। तो आप क्या बोलोगे? 10 लाख का माल बेचा है, 7 लाख का लाया था, 2 लाख का अभी भी मौजूद है, तो नेट जो मैंने बेच दिया, 7 का खरीदा था, 2 अभी भी मौजूद है, 5 लाख का बेच दिया। 10 में से 5 लाख खर्चा था, यही परचेज वाला जो माल मैंने बेचा, तो पीछे मेरा 5 लाख का प्रॉफिट हुआ, उसको बोलते हैं हम ग्रॉस प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? आगे सब टर्म्स आ जाएंगी। ग्रॉस प्रॉफिट। इस ग्रॉस प्रॉफिट से मैं सैलरी लेस करूंगा, रेंट लेस करूंगा, टेलीफोन एक्सपेंस, बाकी जितने भी खर्चे हो गए वो लेस करूंगा। लास्ट में जो मुझे आएगा उसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट। ठीक है। तो बिजनेस में आपको समझ आएगा कि जो ये जितना भी मेरा सेल वेल होता है, और भी अगर कुछ मेरा इनकम हो, उसको बोलते हैं रेवेन्यू। क्या बोलते हैं? रेवेन्यू। तो रेवेन्यू का मतलब क्या है? जितना भी मेरा ग्रॉस कैश इनफ्लो हो गया, ग्रॉस कैश इनफ्लो हो गया, कि बिजनेस में जिनमें मैं डील करता हूँ उनको बेच के, चाहे वो गुड्स है चाहे सर्विस है, वहां से जाके मुझे कितना कैश इनफ्लो होना था, इंक्लूडिंग जो क्रेडिट में बेचा मैंने। अच्छा, मैंने अभी बताया था कि मैं अगर परचेज कर रहा हूँ वो क्या हो सकता है? कैश में हो सकता है, क्रेडिट में हो सकता है। सिमिलरली जब सेल हो सकता है, वो कैश में हो सकता है, क्रेडिट में हो सकता है। मैं उधार बेच भी सकता हूँ, उधार खरीद भी सकता हूँ, कैश में भी बेच सकता हूँ। तो रेवेन्यू का मतलब क्या है? कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल। ठीक है ना, उसको हम रेवेन्यू बोलते हैं। और एक्सपेंसेस, बाकी सब ये चीज हो गया रेवेन्यू एक्सपेंसेस। तो रेवेन्यू में से मैं जब एक्सपेंसेस लेस करता हूँ, तो मैं बोलता हूँ कि मेरा इनकम आ गया। लोगों को कंफ्यूजन होती है, वो बोलते हैं इनकम, और क्या बोलते हैं, लोगों को यूजुअली कंफ्यूजन होती है, वो बोलते हैं इनकम और रेवेन्यू एक जगह होता है। नहीं, कॉमर्स का बच्चा, अकाउंटिंग का बच्चा समझेगा, रेवेन्यू इज ग्रॉस इनफ्लो, इनकम इज रेवेन्यू में से एक्सपेंडिचर लेस करना। ठीक है। अब कुछ टर्म्स अगर रह गई होगी बुक से, उनको हम बुक से कवर करेंगे। आई होप आपको स्क्रीन दिख रही है। सबसे पहली टर्म एंटिटी, ये मैंने आपको बता दिया, बाकी आप नोट से पढ़ लेना। ये रिविजनिंग क्लास है, एमसीक्यू वाले सेक्शन में और क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो जिस बिजनेस की हम बुक्स बनाएंगे, जिसकी हम अकाउंटिंग करेंगे, उसको बोलते हैं एंटिटी। ट्रांजेक्शन क्या है? वो जो इन्वॉल्व हो गया, जो इवेंट हो गया, जिसमें दो दो या दो से ज्यादा एंटिटीज, बेसिकली जो हम अकाउंट्स बोलते हैं, वो इन्वॉल्व होते हैं, उसको बोलते हैं ट्रांजेक्शन। एसेट, एसेट क्या होते हैं बिजनेस की? ऑल द थिंग्स विच आर ओन्ड बाय द बिजनेस और द एसेट्स। इसमें आपने देखा बिल्डिंग हो सकती है, मशीनरी हो सकती है। अगर वो बिल्डिंग मेरी अपनी बिजनेस की हो गई, स्टॉक होगा, फर्नीचर होगा, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको एसेट बोलते हैं। एसेट का उल्टा क्या होगा? लायबिलिटी।
एसेट में क्या आ गया, थिंग्स ओन्ड बाय द बिजनेस, जो बिजनेस ओन करती है। और लाइबिलिटीज का मतलब है जो बिजनेस का कर्जा है, विच आर ओड, OWED, ओड और ओन्ड, ठीक है ना। तो लाइबिलिटीज क्या हो गया, जो कर्जा है बिजनेस का, ठीक है ना। तो इसके बाद करंट और नॉन करंट में क्या फर्क होता है, बेसिकली करंट एसेट या करंट लाइबिलिटी है, अगर उसका फायदा, करंट एसेट का फायदा मतलब करंट एसेट क्या होगा, अगर वो विद इन 12 मंथ सेटल हो रहा है उसको हम करंट एसेट बोलते हैं, अगर उसका फायदा 1 साल से ज्यादा मिलेगा उसको नॉन करंट एसेट बोलते हैं। लाइबिलिटीज, अगर मुझे 12 महीने के अंदर अंदर पे करना है उसको करंट लाइबिलिटी बोलते हैं, अगर 12 महीने के बाद पे करनी, जैसे बैंक लोन है, टर्म लोन है, 5 साल का लोन है, तो जो जो इंस्टॉलमेंट मुझे 1 साल की होगी वो करंट हो जाएगी, जो इंस्टॉलमेंट 1 साल बाद पे करनी होगी वो नॉन करंट हो जाएगी। कैपिटल मैंने बता दिया, वो पैसा जो मालिक ने लगाया। सेल्स मैंने बताया, जिन गुड्स में आप डील करते हो उनको जब आप बेचोगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेल्स बोलते हैं। रेवेन्यू का मतलब है सेल्स प्लस अगर कुछ और आपकी अदर इनकम आई, वो सब मिला के आपका रेवेन्यू होगा। एक्सपेंस मैंने आपको बताया, उस रेवेन्यू को कमाने के लिए जितने भी आपके खर्चे हो गए, बेसिकली दैट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो एक्सपेंस होता है। इनकम क्या हो गया, सिंपली रेवेन्यू कितना था माइनस एक्सपेंस विच इनकम। एक्सपेंडिचर मैंने बताया, कोई भी खर्चा, कोई भी स्पेंडिंग आपने कर दी उसको एक्सपेंडिचर बोलते हैं। बट सारा एक्सपेंडिचर पीएनएल में नहीं जाता है, कुछ एक्सपेंडिचर वो कैपिटल नेचर का होता है जिसको हम कैपेक्स बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं, वो बैलेंस शीट में एज एन एसेट जाता है। ये कुछ चीजें हैं जो आपको आगे आगे सब, प्रॉफिट और इनकम आप बोल सकते हो सेम है यूजुअली, ठीक है। गेन, गेन का मतलब क्या है, यूजुअली प्रॉफिट्स एंड गेन्स, प्रॉफिट यूजुअली जो बिजनेस मेन होता है आपका, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती है वहां से प्रॉफिट आता है। गेन्स मतलब होता है कि इंसिडेंटल एक्टिविटी कुछ है, आपको फर्नीचर बेचना मकसूद नहीं था बट मैंने जो फर्नीचर लाया था 4 साल 5 साल बाद मैंने उसको बेच दिया क्योंकि मुझे नया लाना था, वहां से मुझे फायदा हो गया। सपोज उसकी WDV 10,000 थी, मैंने वो 15,000 बेचा, वहां से मुझे 5,000 का फायदा हो गया। इसको मैं क्या बोलता हूँ, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। लॉस अगेन अगर उल्टा हो गया, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस जो है वो इनकम होता है, बट अगर उल्टा हो गया तो उसको हम लॉस बोलते हैं। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, बिजनेस में ये वर्ड यूज करते हैं डिस्काउंट, अक्सर हम जाते हैं, हम बोलते हैं कि दुकानदार को यार कुछ डिस्काउंट दोगे ना इसमें, या जिस तरह हम कस्टमर एज कस्टमर बोलते हैं उसी तरह से हमें, जब हम बिजनेस हो गए हमें भी बोलते हैं डिस्काउंट। अभी देखो सेल चली थी, इंडिपेंडेंस डे सेल, तो आती थी ना ये इतना % डिस्काउंट, तो बिजनेस में भी ये डिस्काउंट यूज होता है। बिजनेस में जब हम डिस्काउंट को यूज करते हैं तो दो तरीके से यूज करते हैं, एक ट्रेड डिस्काउंट होता है और दूसरा कैश डिस्काउंट होता है। तो इसमें भी आपको समझना पड़ेगा। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब क्या होता है कि जब आपने सेल्स के वक्त जो भी आप डिस्काउंट दियो उसको हम ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। कैश डिस्काउंट क्या किया जाता है कि अगर आप कैश में पेमेंट करोगे तो उसको आप क्या बोलोगे, उसको आप बोलोगे कैश डिस्काउंट। तो अगर आप पेमेंट करोगे वो पेमेंट पे होता है। अब अकाउंटिंग में ये कहां से रिलेवेंट हो जाएगा, अकाउंटिंग में रिलेवेंट इसमें जब भी हम अकाउंटिंग एंट्री करेंगे वो हम नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट करेंगे। मैं एग्जांपल देता हूं, अभी मुझे लैपटॉप लेना था, सपोज ये लैपटॉप जो मैंने परसों ले लिया क्योंकि मुझे क्लासेस लेनी थी, तो मैं वहां पे गया, ठीक है। मैं वहां पे गया और समझाने के लिए आपको बोल रहा हूँ, उन्होंने बोला कि अभी जो है MRP 1,20,000 है, बट अभी इंडिपेंडेंस डे का सेल चल रहा है, तो आपको 25% कुछ ऑफ करके फाइनली ये बोला था कि 30,000 का आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो इसका सेलिंग प्राइस जो था वो 90,000 था। तो ये 30,000 जो है ना ये ट्रेड डिस्काउंट है, ये 30,000 जो है वो ट्रेड डिस्काउंट है। अल्टीमेटली अल्टीमेटली जो है उनका सेलिंग प्राइस रहेगा 90,000। तो इसको हम बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। क्या बोलते हैं, ट्रेड डिस्काउंट। जो गुड्स को बेचने के वक्त डिस्काउंट दिया जाता है उसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। तो इसके बेसिस पे हमें यह समझ आता है कि जब अकाउंटिंग एंट्री हो जाएगी सेल्स जो हो जाए वो 90,000, दो MRP 1,20,000 था बट आपने कस्टमर को डिस्काउंट 30,000 दिया, ही इज अल्टीमेटली पेइंग 90,000, तो उसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। उसके बाद क्या आता है, कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट कब होता है कि बाद में जब आपको पेमेंट करने होगी तो आप बोलते हैं अगर आपने पेमेंट अभी कर दी तो आपको 2,000 का और डिस्काउंट मिलेगा, 1 महीने बाद किया तो 500 का मिलेगा डिस्काउंट, और 1 महीने की बात करोगे तो डिस्काउंट। तो ये जो मैंने बोला कि पेमेंट अगर आप जल्दी करोगे तो उसमें आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा, उसको आप बोलोगे, उसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट। तो यूजुअली कैश डिस्काउंट जो है वो इंसेंटिव होता है बेसिकली, बट एंट्री जो करनी होती है वो होती है जो ग्रॉस अमाउंट था 90,000 रुपीज, और अल्टीमेटली अगर मुझे मैंने कुछ कैश डिस्काउंट दे दिया और मैंने रिसीव किया 87,000, तो मुझे सेल 90,000 दिखाना पड़ेगा और मुझे जो डिस्काउंट है वो 3,000 बुक करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये फर्क है ट्रेड डिस्काउंट और कैश। वाउचर क्या होता है, वाउचर का बहुत इंपॉर्टेंस है। हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था क्वालिटी कैरेक्टर रिलायबिलिटी, कि फ्री फ्रॉम बाइस होना चाहिए और डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस होने चाहिए ट्रांजेक्शन्स की।
तो वो कब होगा, जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं उनके पीछे हम सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स रखते हैं कि भाई अगर परचेज, मैं कहीं ऑडिट करने जा रहा हूँ, वो बोलता है मैंने इतनी परचेज किया, मैं बोलूँगा यार मुझे परचेज का इनवॉइस तो दे देना, आपने सेल काटा है सेल का इनवॉइस तो दे दो, आपने ये खर्चा किया है, आप बोल रहे हैं हमने ये पार्टी की है, उसका बिल तो दे दो ना, अदरवाइज तो कोई स्टुवर्डशिप का मतलब ही नहीं रहेगा। हम जाके पार्टियां करेंगे, मालिक को बोलेंगे भाई हो गया खर्चा हो गया, बोलेगा यार बिल तो दिखा दो ना। वो बिल्स बिल्स का जब हम यूज करते हैं टर्म, दे आर नथिंग बट वाउचर्स, ठीक है ना। डिटेल में पढ़ेंगे वाउचर्स, पहले गुड्स, गुड्स जिसमें हम डील करते हैं, ठीक है ना, उसको हम गुड्स बोलते हैं। तो जैसे मैंने लिखा है फर्नीचर शॉप के लिए फर्नीचर गुड्स है, स्टेशनरी दुकान के लिए स्टेशनरी गुड्स है, रेडीमेड गारमेंट वाले के लिए रेडीमेड गारमेंट गुड्स है। तो जिनमें आप डील करते हो वो आपके गुड्स कहलाते हैं। ड्रॉइंग, अभी मैंने बताया कि लतीफ सर ने जो पैसा लगाया 5 लाख रुपया, वो उसकी कैपिटल कहलाती है। और लतीफ सर अगर उस बिजनेस से वापस निकालेंगे, सपोज मैंने वहां से 50,000 रुपया निकाले, या शाम को 10,000 रुपया निकाल दिए, निकालते हैं ना ओनर दुकान से, दुकान में जब पैसा लगाएगा हम बोलेंगे तूने लगाया, ये तेरा कैपिटल होगा। तू जब निकालेगा पैसा, उसको हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ड्राइंग। परचेजेस मैंने आपको बोला, गुड्स को जब आप खरीदते हो, माल खरीदना, उसको हम परचेजेस बोलते हैं, उसका उल्टा है सेल्स। डेटर क्या है, अगर आपने उधार में माल बेचा, क्रेडिट में माल बेचा, तो वो पर्सन आपका डेटर कहला है। डेबिटर नहीं पढ़ना, उसको डेटर पढ़ना है, ठीक है ना। क्रेडिटर क्या होता है, जिससे हमने माल उधार लिया है, उसको क्रेडिटर बोलते हैं। टेस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग के बारे में मैंने लिखा था कि ये आपको नहीं करनी, इसको भूल जाओ। कल बेस्ट एमसीक्यूज आपके लिए लाऊंगा, उनको करने की कोशिश करना। विद दिस मैं आज के सेशन को क्लोज करता हूं। इसके डिटेल लेक्चर ऑलरेडी चैनल पे आप उनको देख सकते हो, ये मैं बस रिवीजन के लिए करा रहा हूँ, ठीक है। चलो कल का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जहां पे मैम यूज करें। विश ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज, शब खैर। मेरे लिए गुड नाइट है, आई गेस आप लोग सुबह इन वीडियोस को देखोगे, और मैं तो रात को रिकॉर्ड करता हूँ क्योंकि दिन में मेरे पास टाइम नहीं होता। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।